हेलो बच्चों, वेलकम बैक। माय नेम इज अंशुल गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? तो बच्चों, वैसे तो टेंशन फोर्स इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स। दूर से टेंशन फोर्स नहीं लगा सकते आप, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली टेंशन फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग्स एंड रोप्स एंड चेन्स। जब आप किसी चीज को एक रस्सी से बांध के खींचते हो तो जो रस्सी के और उस ब्लॉक के बीच का जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। आप रस्सी से या किसी स्ट्रिंग से किसी चीज को धक्का नहीं दे सकते, उसको पुश नहीं कर सकते। तो टेंशन फोर्स हमेशा कैसा होगा? पुलिंग फोर्स होगा, हमेशा चीज को दूर की तरफ खींचने वाला फोर्स होगा। मेरे कहने का मतलब है कि टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड बाय स्ट्रिंग्स, चेन्स, rope and threads. ओके, तो यूजुअली स्ट्रिंग, चेन, रोप, थ्रेड, इनमें से कोई टर्म दिया होगा, उसके थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? टेंशन फोर्स। ये जो टेंशन फोर्स है ये हमेशा कैसा होगा? पुलिंग इन नेचर, पुलिंग फोर्स होगा। हमेशा चीजों को आप अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो होगा टेंशन फोर्स का वो होगा कि एक रस्सी से एक ब्लॉक को मैंने हवा में लटका रखा है, ठीक है। दिस इज अ थ्रेड और दिस इज अ स्ट्रिंग, और इससे मैंने एक ब्लॉक, एम ब्लॉक को हवा में टांग रखा है। टांग रखा है से मेरा मतलब है दैट द ब्लॉक इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं है ब्लॉक, ग्राउंड पे टच नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर रस्सी से इसको बांध रखा है तो अब इस केस में आप ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पर नहीं लगाओगे। अगर मैं बोलूं कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स बनाओगे? सबसे पहला फोर्स जो हम लोग हमेशा ड्रॉ करते हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर ये हवा में रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, तो mg के अलावा कोई और फोर्स है इसके ऊपर। तो अभी तक जो फोर्स ग्राउंड से लगता था, नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में नॉर्मल की जगह कौन सा फोर्स है? रस्सी का टेंशन फोर्स। ज्यादातर इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, T1, T2, T3 ऐसे कुछ। तो यहां पर इस ब्लॉक पर ऊपर टेंशन, नीचे mg। और इस इतना बनाने के बाद आप लोग कई बार फिगर को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहते तो आप अलग से एक पॉइंट मास बनाओ, नीचे की तरफ mg लगाओ, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगाओ। मैं हमेशा बोलता हूं कि FBD बनाने के बाद, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद टेंशन और mg आपने फोर्सेस लगा दिए, उसके अलावा साइड में लिख दो एक्सेलरेशन है या नहीं है। इस केस में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन तब 0 होगा जब ये कोई रूम होगा, जब कोई कमरा होगा जो ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता। अगर यहां मैं लिफ्ट बना दूंगा और इसको ऊपर एक्सेलरेट करा दूंगा तो हो सकता है एक्सेलरेशन 0 ना आए। तो इस केस के लिए ऊपर टेंशन फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब एक्सेलरेशन 0, और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों, नेट की बात याद रखना, नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर हम किस डायरेक्शन में सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे? एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस हैं या वाई डायरेक्शन में है? तो तुम खुद से समझ जाओगे सर वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखनी है। नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ऊपर का फोर्स T माइनस नीचे का फोर्स mg। तो इक्वेशन बनेगी T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू 0 एक्सेलरेशन। 0 मतलब दिस होल थिंग इज 0। तो सबसे सिंपल केस में टेंशन की वैल्यू कितनी आई? mg के बराबर। तो अगर कोई चीज एक रस्सी से टंगी हुई है और मूव नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो उसका टेंशन किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ओके, तो ये सबसे सिंपल केस होता है टेंशन फोर्स का। आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए टेंशन फोर्स कैसे लगाना है बॉडी से दूर जाते हुए। ओके, पुलिंग फोर्स, कभी भी टेंशन फोर्स किसी बॉडी को अपनी तरफ, कोई रस्सी जो
किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है वो उसको अपनी तरफ ही खींचेगी, अपने से दूर पुश नहीं करेगी। ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, लेकिन पहले इसको सबसे इजी सबसे सिंपल केस को फटाफट नोट डाउन करो। मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको, नोट डाउन कर लिया। दूसरा एग्जांपल यहीं पर बना के दिखाता हूं। एग्जाम्पल 2 में मैं एक की जगह 2 स्ट्रिंग्स लगा दूंगा। पहली स्ट्रिंग से एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका मास है m1, और फिर उसके नीचे दूसरी स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका मास है m2। तो इस बार ये है स्ट्रिंग 1 और ये है स्ट्रिंग 2। एक और चीज बच्चों, जब तक स्ट्रिंग का मास क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, आपको क्या मानना है कि दीज स्ट्रिंग्स आर वेरी लाइट। इन रियलिटी कोई भी चीज मासलेस नहीं होती, कोई भी चीज रियलिटी में मासलेस नहीं होती। लेकिन अगर एक 200 किलो का मशीन पार्ट है, 200 किलो का इंजन है, और उसको हमने 2-2, 4-4, 5-5 केजी के वायर से टांग रखा है, तो वायर्स का मास मशीन के मास के कंपैरिजन में हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में स्ट्रिंग का मास अगर मेंशन नहीं है तो आपको कितना लेना है, मासलेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास लेना है। अगर मास दिया है तो वो क्वेश्चन और अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। उसको कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, पर फर्स्ट केस में मैं दोनों स्ट्रिंग्स को कैसा ले रहा हूं, मासलेस। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो हमको दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन कैलकुलेट करना है मतलब ऊपर वाली स्ट्रिंग की टेंशन T1 मान रहे हैं और नीचे वाले स्ट्रिंग की टेंशन T2 मान रहे हैं। अब आपको दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आप मुझसे पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल वीडियो पॉज करके फटाफट दोनों का एफबीडी बना दो, और मेरे हिसाब से आप एकदम सही एफबीडी बनाओगे, क्योंकि पहले आप एफबीडी बनाओ नीचे वाले का, M2 का। M2 पर कौन कौन से फोर्स हैं दुनिया में, हर चीज पर, एज लॉन्ग एज वो अर्थ की सरफेस के आसपास है। एक फोर्स कौन सा लगाना है, M2G। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया। लेकिन ये दोनों हवा में टंगे हैं। हवा में टंगे हैं मतलब ग्राउंड इज हियर। तो ये नहीं कि नॉर्मल पड़ा था तो हर चीज में नॉर्मल लगाना है, नहीं, ये चीज हवा में लटकी हुई है। अगर हवा में लटकी है तो ग्राउंड से इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा। ग्राउंड से कोई फोर्स नहीं है, पर ये नीचे नहीं गिर रही। इसका मतलब ऊपर जो स्ट्रिंग है वो इस पर किधर फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ, T2। तो T2 फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, ऐसे। ओके, इस पर M2G नीचे और T2 ऊपर। ओके, अब दूसरे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। दूसरे ब्लॉक का एफबीडी क्या बनेगा, ये रहा M1, नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ टेंशन। पर अगर यहां पर रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज को समझो कि ये जो रस्सी है जो नीचे बंधी हुई है, ये इस ब्लॉक से भी कनेक्टेड है और ऊपर वाले ब्लॉक से भी कनेक्टेड है। और अगर ये रोप दोनों से कनेक्टेड है तो ये दोनों पर फोर्स लगाएगी। लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स ब्लॉक है उसके ऊपर यही T2 टेंशन किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। जो टेंशन फोर्स रस्सी की नीचे वाले ब्लॉक पर ऊपर लग रही है, वही टेंशन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ लगी होगी। ऐसे सोचो कि आप हाथ से एक रस्सी को पकड़े हुए हो और रस्सी से नीचे एक पत्थर बंधा हुआ है, तो जो रस्सी की टेंशन है वो पत्थर पे किधर लगेगी, उस स्टोन पे किधर लगेगी, ऊपर। लेकिन आपके हाथ पर रस्सी का फोर्स किस तरफ होगा, आपके हाथ पर किस तरफ फोर्स खिंचाव लगेगा, नीचे की तरफ। तो सेम स्ट्रिंग जो पत्थर को हवा में रखे हुए है ऊपर फोर्स लगा के आपके हाथ को नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो जब भी स्ट्रिंग दिखे तो दोनों एंड पर फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस पर नीचे वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर, पर ऊपर वाले ब्लॉक पर यही टेंशन कौन सी, T2 नीचे की तरफ। ये इनका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। ओके, ये इनका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है और इसकी इक्वेशन बहुत ही आसानी से y डायरेक्शन की इक्वेशन दोनों की आप लिख पाओगे। नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू
अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, हवा में टंगे हैं दोनों, कोई मूव नहीं कर रहा, इक्वल टू मास इनटू जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी दोनों का जीरो है, हमेशा जीरो नहीं होगा, जब नॉन जीरो होगा तब की तब देखेंगे। अभी के लिए आप लिख सकते हो T2 इक्वल टू M2G। नीचे वाली रस्सी में टेंशन किसके बराबर है? नीचे वाले ब्लॉक के वेट के बराबर है। और ऊपर वाले के लिए ऊपर का फोर्स माइनस नीचे के फोर्सेस, नीचे दो फोर्स हैं M1G प्लस T2। ये रस्सी सिर्फ M1 के वेट को बैलेंस नहीं कर रही है, नीचे वाली रस्सी के खिंचाव को भी बैलेंस कर रही है। तो ऊपर वाले का टेंशन, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे के फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू जीरो एक्सेलरेशन। तो बच्चों T1 की वैल्यू कितनी आई? M1G प्लस T2, और इस केस में T2 कितना था? M2G। तो M1G प्लस M2G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू G। तो क्या सीखा तुमने यहां पर? तुमने सीखा कि अगर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं तो नीचे वाले में जो टेंशन है वो नीचे वाले के वेट के बराबर है, लेकिन जो ऊपर वाले में टेंशन है वो इन दोनों के टोटल वेट के बराबर है। इन दोनों के टोटल वेट के बराबर है। ऊपर वाली रस्सी डबल काम कर रही है, दोनों ब्लॉक्स को वो हवा में रोक के रखे हुए। बोले सर इस वाले रिजल्ट तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं क्या? हाँ पहुंच सकते हो। जब भी दो चीजों का एक्सेलरेशन सेम हो, यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अगर दो चीजों का एक्सेलरेशन सेम है तो आप उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ड्रॉ कर सकते हो और उसका मास कितना ले सकते हो? उनका कंबाइंड मास M1 प्लस M2। अगर आपने इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम की तरह ड्रॉ कर दिया तो अब आप इंटरनल फोर्सेस नहीं लिखोगे, क्योंकि क्या सिखाया था? सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो अगर इनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इनके बीच का फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कौन सा फोर्स बनाना है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो अर्थ इन पे लगा रही है, दोनों का ग्रेविटेशन M1 प्लस M2 इंटू G, और इन दोनों को सिंगल सिस्टम लिया तो ये वाली टेंशन अभी भी एक्सटर्नल है T1, और इस FBD में एक्सेलरेशन जीरो है तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? इसके। तो आप फाइनल रिजल्ट पे डायरेक्टली दोनों का FBD बना के भी पहुंच सकते हो और इंडिविजुअली दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी पहुंच सकते हो। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। आई होप टेंशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। क्या समझ में आया? कि रस्सी के दोनों एंड एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये वाली जो ऊपर वाली रस्सी है ये ऊपर रूफ को, छत पर कनेक्टेड है ना ये, तो रूफ को किधर खींच रही होगी? नीचे की तरफ। लेकिन हमने रूफ का FBD नहीं बनाया अभी। अगर रूफ का FBD बनाते तो उस पर एक T1 नीचे की तरफ लगाना पड़ता। आई बात समझ में? तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसको नोट डाउन करो। क्या याद रखना है? कि टेंशन फोर्स रस्सी के दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है? ओके, एक ब्लॉक पर जो टेंशन ऊपर लग रही होगी दूसरे पर वही नीचे लग रही होगी। फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने? ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने हाथ की बनाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं क्वेश्चन को। ये एक ब्लॉक है लेट्स से 5 kg का, और इससे एक स्ट्रिंग बनी हुई है। दूसरा ब्लॉक है लेट्स से 3 kg का। ओके, दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और मैंने A और B नेमिंग भी कर दी। ठीक है, और इस वाले ब्लॉक पर मैंने आगे की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मतलब मैं अपना खुद का फोर्स लगा रहा हूं और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस पर। इसको नेम दे देते हैं, इसको F1 बोल देते हैं। मैंने इस पर F1 फोर्स लगा दिया बच्चों 40 न्यूटन। ठीक है, अभी हमने फ्रिक्शन नहीं सीखा है तो ग्राउंड को स्मूथ रखते हैं। अब आपको मुझे बताना है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी के बीच की जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बोलो सर इतनी जल्दी आपने क्वेश्चन हमको दे दिया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुमको एफबीडी बनाना अब आ गया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम खुद से बिना मेरी मदद के दोनों का एफबीडी बनाओगे तो तुम सही आंसर पर पहुंचोगे। पहले तो कैलकुलेट करनी है टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग, तो मैं इसकी टेंशन मान रहा हूं टी, इस रस्सी में टेंशन टी है। अब मुझे अपना लॉजिक लगाते हुए बताओ कि ए पर कौन कौन से फोर्सेज हैं, नीचे की तरफ हर चीज पर कौन सा फोर्स लगाना है, mg। तो मैंने mag लिख दिया। नेमिंग सीखो मेरे से, नेमिंग स्ट्रांग है मेरा। ठीक है, नेमिंग इस तरह से करो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, और ये नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ग्राउंड के अंदर तो नहीं घुस जाएगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल, ma। ए के ऊपर ग्राउंड से एक नॉर्मल लगेगा और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ए पर कौन सा फोर्स है, क्या ये वाला फोर्स आप ए पर लगाओगे, क्या ये F1 ए पर लग रहा है? अगर आपने अभी अभी सोचा कि F1 ए पर लग रहा है तो ये गलत है। ए को तो F1 के बारे में पता भी नहीं है, उसको इस फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता। ए को आगे कौन खींच रहा है, ये स्ट्रिंग। यहां पर ये स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग टॉट होगी तो पीछे वाले ब्लॉक को किधर खींचेगी, आगे की तरफ। अब ए के सारे फोर्सेस हमने बना दिए। अगर ग्राउंड स्मूथ है तो ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा, आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो ए के ऊपर आपने सारे फोर्सेस बना दिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि फोर्सेस बनाने के बाद एक काम जो हमेशा करना चाहिए वो एक्सेलरेशन भी ड्रॉ कर देना चाहिए। तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, फोर्सेस ऊपर नीचे और आगे की तरफ है। उसके बाद दूसरा एफबीडी बनाओ बी ब्लॉक का। बी ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस है, नीचे की तरफ MBG, M1 M2 भी नाम दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड। आगे की तरफ हमने जो फोर्स लगाया था F1 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। इसके अलावा बी पर एक और फोर्स है। जब आप बी को आगे खींचोगे तो ये रस्सी ए को आगे खींचेगी, लेकिन ये रस्सी बी को पीछे रोकने की भी कोशिश करेगी। ये टेंशन फोर्स सिर्फ एक एंड पे नहीं लगाना है, ये टेंशन फोर्स दोनों एंड पे ध्यान रखना है। इस ब्लॉक को रस्सी आगे खींच रही है, लेकिन इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकने की भी कोशिश करेगी। तो दूसरे ब्लॉक पर टेंशन किस तरफ लगानी है, पीछे की तरफ। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आपको दोनों ब्लॉक के सारे फोर्सेस बना दिए मैंने। ये 3 kg का ब्लॉक था, और मैंने क्या बोला है, हमेशा फोर्सेस बनाने के बाद एक्सेलरेशन जरूर ड्रॉ करो, क्योंकि फिर आपको क्लियर रहता है कि इक्वेशन कौन सी वाली लिखने से काम हो जाएगा। इस केस में, ठीक है, इस केस में मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखने का मन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है, टेंशन फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में है। सिर्फ एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखने से आंसर आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन की दोनों ब्लॉक की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पहले ब्लॉक ए की इक्वेशन लिखो। ए के ऊपर बच्चों एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन, क्या इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ध्यान रखो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ। टू बी वेरी परफेक्ट वी शुड से कि हम सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, बार बार लिखो। सेकंड लॉ कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ की ट्रू डेफिनेशन क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पर उसका शॉर्ट क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, टेंशन। ओके, तो ए की इक्वेशन क्या बनेगी, आगे का फोर्स माइनस पीछे, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो सिर्फ आगे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन बी ब्लॉक की बनाओ। बी ब्लॉक पर आगे फोर्स 40, पीछे टेंशन, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, आगे की तरफ। तो अगर आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स दोनों लग रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, इन दोनों में से ये बड़ा होगा, आगे का फोर्स। तो लिटरली हम कर रहे हैं आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स। तो इस बार मैं लिख रहा हूं 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8। दोनों इक्वेशन लिखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे
तो 40 माइनस टी प्लस टी इज इक्वल्स टू 5a प्लस 3a, और इक्वेशन आ गई 40 इज इक्वल्स टू 8a। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आंसर आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्या कर सकते थे हम, इन दोनों का कंबाइंड एफबीडी भी बना सकते थे। अभी नहीं बना रहे क्योंकि टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन कंबाइंड एफबीडी भी बना सकते थे। कंबाइंड एफबीडी कैसे बनाते हैं, अगर दो चीजों का एक्सेलरेशन सेम है तो उनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 kg का ब्लॉक बना सकते थे। अगर दोनों को सिंगल ब्लॉक की तरह बनाते तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखना पड़ता, इनके बीच का फोर्स नहीं लिखना पड़ता। उस केस में सिर्फ F1 लगाते 40 न्यूटन, और उस केस में हम करते 40 इज इक्वल्स टू 8 इंटू a। फिर से सेम इक्वेशन, फिर से सेम आंसर। फिर सर आप हमें लॉन्गर मेथड क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हें इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें इंटरनल कोर्सेज के बारे में भी पूछा जाएगा। इसलिए अभी सीखो इससे और वेरीफाई करो कि हाँ शॉर्टकट से भी काम चल जाएगा, ताकि एग्जाम में डिसाइड कर पाओ कि शॉर्टकट की जरूरत है या लॉन्गर मेथड की जरूरत है। ओके, अभी से शॉर्टकट पर मत रिलाई करो। एक्सेलरेशन आ गया, अब इस एक्सेलरेशन को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। 1 में पुट कर रहा हूं मैं, 1 में T इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन भी 5 ही आ गया, बहुत बढ़िया, 25 न्यूटन। 25 न्यूटन फोर्स लगेगा टेंशन का, उस पर आगे की तरफ और इस पर पीछे की तरफ। बोलते सर जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी ऐसे करोगे तुम देखोगे नेट फोर्स कितना है 40 न्यूटन, नेट मास कितना है 8 kg, तो एक्सेलरेशन आया 40/8 यानी कि 5, और 5 के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए इस पर फोर्स कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 5 25 न्यूटन। ओके, लेकिन शॉर्टकट तब जब प्रॉपर मेथड बहुत अच्छे से आता है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दूंगा, तुमसे सॉल्व करवाऊंगा। अच्छे से देख लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक कर पाओ, करेक्ट कर पाओ। ओके बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो फटाफट। और अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। अगर सॉल्व कर दिया तो टेंशन का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया। तीन ब्लॉक्स हैं, M, 2M और 3M। ओके, और इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F। ठीक है बच्चों, वेरिएबल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होना है हम लोग को। वेरिएबल के टर्म्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, M, 2M और 3M, और फोर्स लग रहा है F। अब आपको बताना है, नेमिंग भी कर देता हूं, A, B एंड C। आपको बताना है कैलकुलेट टेंशन बिटवीन ब्लॉक B एंड C। B और C के बीच की जो रस्सी है उसमें टेंशन निकालनी है। तो इतनी हेल्प मैं कर देता हूं आपकी कि इस वाली टेंशन को मैं T1 अज्यूम करूंगा, और इस वाले यहां पर एक और रस्सी है, दो रस्सियां इस बार, एक इधर और एक इधर, तो दूसरी वाली स्ट्रिंग की टेंशन को मैं T2 करूंगा। T1 और T2, तुम्हारा जॉब इतना है कि तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम एकदम परफेक्टली बना के रखो। फटाफट ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और तीनों का एफबीडी बना के दिखाओ। अगर ये काम कर दोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली तुमको समझ में आ गया। तो अब मैं एफबीडी बना रहा हूं। सबसे पीछे वाला ब्लॉक A, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। ये काम करते टाइम पता है कि इस क्वेश्चन में मेरा इसका कोई रोल नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है। हम सभी सरफेसेस कैसे ले रहे हैं, स्मूथ। जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये स्मूथ सरफेस है, T1, T2 और एक्सटर्नल फोर्स। तो A के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर ये फोर्स आगे खींचेगा तो ये तीनों सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे, पर A को आगे कौन खींच रहा है? क्या ये एक्सटर्नल फोर्स A पर लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में A को पता भी नहीं है। A को आगे कौन खींच रहा है? ये वाले रस्सी की टेंशन। तो A पर आगे की तरफ फोर्स है T2। समझ में आ गई बात? आई थिंक बहुत ही इजीली आ गई होगी बात समझ में। B का FBD बनाओ, नीचे की तरफ 2mg,
ऊपर की तरफ नॉर्मल। बी को आगे कौन खींच रहा है? क्या बी को ये वाला फोर्स आगे खींच रहा है? बिल्कुल नहीं, बी को भी इस फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता। बी को आगे खींच रहा है ये वाला फोर्स T1। T1 आगे लग रहा है बी पर। ओके, अगर बी को ये वाली रस्सी आगे खींच रही है तो बी से ये वाली रस्सी भी तो कनेक्टेड है। पीछे वाली रस्सी क्या करेगी? क्या वो बी को आगे धक्का देगी या वो बी को पीछे खींचेगी? वो बी को पीछे रोकने की कोशिश करेगी। किसी भी स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर कैसा फोर्स लगता है? अपोजिट। ये वाली स्ट्रिंग जो है ए को आगे खींचेगी और बी को पीछे रोकने की कोशिश करेगी, जबकि आगे वाली जो स्ट्रिंग है ये बी को आगे खींचेगी और सी को पीछे रोकने की कोशिश करेगी। इतनी सी चीजें जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। बी पर आगे की तरफ फोर्स T1, पर पीछे की तरफ फोर्स T2। दोनों का एफबीडी समझ में आ गया होगा। लास्ट तीसरे का एफबीडी बना रहा हूं, तुम अब मुझसे खुद पहले ज्यादा समझदार हो, फटाफट रोक के वीडियो कर सकते हो इसको कंप्लीट। 3m के ऊपर आगे की तरफ फोर्स F, नीचे की तरफ 3mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, लेकिन पीछे की तरफ भी एक फोर्स है। जब आप इसको आगे खींच रहे हो तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी तो वो इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगी T1। अब मैंने सारे फोर्सेस बना दिए और तीनों का एक्सेलरेशन, मैं हमेशा बोलता हूं कि एफबीडी बनाने के बाद एक्सेलरेशन मार्क कर दो, एक्सेलरेशन बना दो। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट्स का होता है और फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। तो फोर्सेस में ऑब्जेक्ट से टचिंग बनाता हूं, एक्सेलरेशन में दूर लिखता हूं। ओके, तो अब मुझे लास्ट काम क्या है? तीनों की इक्वेशन चाहिए, ए बी और सी की। तुम देखोगे कितना आसान है ये, और तुम इवेंचुअली बोलोगे सर एक ही काम कर रहे हो आप बार बार, हमको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ए की इक्वेशन, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बी की इक्वेशन, सबकी एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। बी की इक्वेशन, आगे का फोर्स T1, पीछे का फोर्स T2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सी पर आगे का फोर्स F, सी पर आगे का फोर्स F और पीछे का फोर्स T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों अगर ये एग्जांपल तुम पॉज करके वीडियो वापस से खुद से सॉल्व कर पाते हो तो आपको टेंशन फोर्स समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊं पिक्चर, कंसेप्ट यही रहेगा। सारे फोर्सेस बना दिए, तीनों इक्वेशन लिख दी, तीनों को ऐड कर दो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। T2 प्लस T1 माइनस T2 प्लस F माइनस T1, इससे ये गया, इससे ये गया और इधर आ गया MA प्लस 2MA प्लस 3MA। F इज इक्वल्स टू 6MA। आप जो पहले से पढ़ चुका है सर ये तो हम पहले ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिए थे। कैसे कैलकुलेट कर लिए थे? हमने इन सबको एक सिंगल सिस्टम मान लिया था, m प्लस 2m प्लस 3m का कितना 6m, और इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मानेंगे तो एक ही फोर्स है, कौन सा? F, और वो इस सब को कहां ले जा रहा है? आगे। अगर आप पूरे को एक सिस्टम लेते हो तो इंटरनल फोर्सेस लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस इज 0। जब आप सबको एक साथ लोगे तो ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, जब आप इंडिविजुअली सबको लोगे तो टेंशन फोर्स एक्सटर्नल है। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? F इज इक्वल्स टू 6m इंटू A। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन लिखना जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने यहां पर एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, मैंने क्या पूछा है? टेंशन बिटवीन ब्लॉक B एंड C। कौन सी वाली टेंशन पूछी है? ये वाली। तो इक्वेशन थर्ड को यूज करके हम T1 कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 F, ये थर्ड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं हम, F माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू F बाई 6m। ये कटा, आंसर आया T1 इज इक्वल्स टू F माइनस F बाई 2। T1 की वैल्यू बच्चों आ रही है F बाई 2।
आई बात समझ में? तो इस रस्सी में टेंशन F के बराबर नहीं होगा, सिर्फ कितना होगा, F/2 होगा। आप जब F फोर्स लगाओगे तो पिछली रस्सी में उससे कम फोर्स आएगा और पिछली वाली में उससे भी कम फोर्स आएगा। अगर कोई बोलता था T2 की वैल्यू भी निकालो, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता और T2 की वैल्यू निकालता। T2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना है, F/6m। तो T2 की वैल्यू आती F/6। क्या बोला था मैंने, और पीछे वाली रस्सी में और कम फोर्स आएगा, F/6। तो अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना आता है। एक ब्लॉक हो, 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मिक्सिंग करते हैं और मिक्सिंग करते हुए अपनी पहली पुली लगाते हैं सिस्टम में। पुली क्या होता है ये चीज समझ लो बच्चों। दिस इज अ पुली। ये क्या करती है, टेंशन, रस्सी को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और रस्सी के टेंशन का फोर्स चेंज हो जाता है डायरेक्शन में इसकी वजह से। ठीक है, तो यहां पर एक ब्लॉक टंगा है 5 kg का, वहां पर एक ब्लॉक है 20 kg का। ग्राउंड अभी कैसा ले रहे हैं हम, स्मूथ। ठीक है, तो इसके ऊपर सोचो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। क्वेश्चन पहले लिख दूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन ओके इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है और एक्सेलरेशन किनका, ब्लॉक्स का निकालना है। तो अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन को देख के आपको क्या समझ में आता है कि ये ब्लॉक किधर मूव करेगा और वो किधर मूव करेगा। ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, इस पर डेफिनेटली एक फोर्स है नीचे की तरफ, mg। चलो m1g लिख देता हूं मैं। ठीक है, नेमिंग मैं खुद से करता जाता हूं। 1 इसको मान लिया, इसको 2 मान लिया। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा लेकिन मैंने मान लिया। ठीक है, नीचे m1g, ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन जैसे ये नीचे जाएगा ये रस्सी टॉट, रस्सी टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी तो रस्सी इसको नीचे जाने से रोकेगी। तो रस्सी में टेंशन है T। अगर यहां रस्सी में टेंशन T है बच्चों, ये जो पुलीज होती हैं ये 2 तरह की होती है, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ। एज लॉन्ग एज पुली के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, आपको पुली कैसे लेनी है, स्मूथ एंड मासलेस। अगर कोई भी पुली स्मूथ एंड मासलेस गिवन है या कुछ नहीं गिवन है तो अज्यूम करना है, तो उसमें जो भी रस्सी पास हो रही होगी उसमें टेंशन की वैल्यू, टेंशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जितना टेंशन रस्सी में यहां पर है उतना ही टेंशन यहां पर होगा। और अगर ये रस्सी टॉट है तो ये वाली टेंशन इस पर पुलिंग फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर की तरफ। बच्चों कैसे याद रखना है, टेंशन कभी भी ब्लॉक को धक्का नहीं दे सकती, हमेशा क्या कर सकती है, खींच सकती है अपनी तरफ। रस्सी के दोनों एंड पॉइंट्स किस तरफ फोर्स लगाएंगे, रस्सी के अंदर की तरफ। तो यही टेंशन इस पर किस तरफ लगेगी, आगे या पीछे। ये 20 kg वाला पीछे तो नहीं जाने लग जाएगा ना, अगर मूव करेगा तो किधर जाएगा, आगे की तरफ। तो इस पर टेंशन आगे लगेगी, इस पर टेंशन ऊपर लगेगी, इस पर ग्रेविटी नीचे लगेगी और इस पर टेंशन आगे लगेगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि कई लोगों को डायरेक्शन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहले क्लियर कर लो, रस्सी की टेंशन ब्लॉक पर ऊपर लगेगी, और बताऊं यही रस्सी की टेंशन इस पुली पर नीचे लगेगी, क्योंकि यहां से यहां तक भी हम मान सकते हैं कि ये एक रोप का पार्ट है। यही रस्सी इस पुली पर खिंचाव किधर लगेगा, नीचे, और इस ब्लॉक पर खिंचाव किधर लगेगा, ऊपर। ये रस्सी इस ब्लॉक को नीचे जाने से रोकेगी, जबकि इस पुली को नीचे की तरफ खींचेगी। अगर ये जो हमने सपोर्ट बनाया है, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये रस्सी इस पुली के सपोर्ट को तोड़ भी सकती है। आई बात समझ में? तो अभी के लिए मुझे ब्लॉक की बात करनी है, तो मैं ब्लॉक की ही बात करता हूं। 5 kg पर ग्रेविटी नीचे कितनी लग रही है, 5 × 10 50 न्यूटन। तो ग्रेविटी नीचे 50 लग रही है, ऊपर टेंशन लग रही है, इस पर टेंशन आगे लग रही है। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? वो 20 kg है, ये सिर्फ 5 kg है, मूव करेगा या नहीं करेगा?
तो बच्चों सही आंसर है कि ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि मैंने ग्राउंड स्मूथ दे रखा है। अगर मैं ये 1 किलो का बना दूं और वो 1000 किलो का 1000 केजी का बना दूं, तब भी स्मूथ ग्राउंड पर 1000 केजी आगे मूव करके आएगा एक सिंगल केजी की वजह से। क्यों? क्योंकि इस पर पीछे की तरफ लगने के लिए कोई फोर्स नहीं है। इस 20 केजी पर जो mg लग रहा है वो पीछे नहीं है, वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो इसका ग्रेविटी कितनी भी ज्यादा हो, इस केस में 200 न्यूटन है, वो उसको कौन बैलेंस करेगा? ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल। इस mg का टेक केयर ये नॉर्मल करेगा। आगे लगने वाले फोर्स के लिए पीछे रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है। तो बहुत छोटा सा फोर्स भी स्मूथ ग्राउंड पर बहुत हैवी ब्लॉक को मूव कर देगा। एक चीज ये क्लियर हुई। दूसरी चीज, ये टेंशन इस mg के बराबर नहीं होगी। कई लोग जल्दबाजी में टेंशन हमेशा mg के बराबर कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो नॉर्मल भी हमेशा mg के बराबर करते हैं। पर मैंने बताया था अगर कोई चीज ऊपर या नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो उस पर नॉर्मल या टेंशन mg के बराबर नहीं होगा। बच्चों सोचो, अगर टेंशन mg के बराबर होती तो फिर ये यहीं रुका रहता। अगर ये यहीं रुका है और टेंशन इसको आगे खींच ले, तो अगर ये आगे बढ़ गया और ये यहीं रुका है तो रस्सी तो स्लैप हो जाएगी ना, रस्सी सिकुड़ जाएगी तो फिर टेंशन फोर्स तो हट गया, तो फिर पूरी कहानी ही गलत हो गई। तो ऐसा नहीं, अगर ये आगे खिसकेगा तो इसे नीचे जाना पड़ेगा और वो तो आगे खिसकेगा ही क्योंकि उसको स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो इस सिनेरियो में टेंशन mg के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी। टेंशन mg से कम होगी और सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ये ब्लॉक नीचे जाएगा जबकि ये वाला ब्लॉक आगे आएगा। डायरेक्शंस पर ध्यान दो, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्रेविटी ने नीचे खींचा, रस्सी ने रोकने की कोशिश करी पर नीचे स्लाइड कर गया। क्यों स्लाइड कर गया? क्योंकि वो बेचारा स्मूथ ग्राउंड पे रखा है। अगर वो रफ पे रखा होता तो एक चांस था कि सिस्टम मूव नहीं करता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। दिस सिस्टम विल डेफिनेटली स्लाइड। तो अब सारे फोर्सेस बनाने के बाद मैंने क्या सिखाया है? इक्वेशन लिखनी है। 5 kg ब्लॉक पर, फर्स्ट ब्लॉक पर कौन सी इक्वेशन लिखूं? एक्स डायरेक्शन की या वाई डायरेक्शन की? सोचो, कौन सी डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, एक्स में या वाई में? समझ में आ जाना चाहिए कि सर एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं है, जो भी फोर्स है वाई में, तो एक्स को हटाओ, वाई की इक्वेशन लिखते हैं। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसमें भी कंफ्यूजन है कि सर t माइनस m1g लिखें या m1g माइनस t लिखें। तो ये भी तुम्हारा कॉमन सेंस है। तो मुझे बताओ, अगर ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये वाला या ये वाला? अगर कोई चीज नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा या ऊपर का? तुम्हारा कॉमन सेंस कहेगा, तुम्हारे दिल की आवाज कहेगी कि सर नीचे का फोर्स बड़ा होगा, m1g बड़ा होगा। तो क्या इक्वेशन लिखोगे? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ओके? दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे बार एक ही काम कर रहे हैं, हम सारे फोर्सेस लिखते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में और फिर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हैं। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होता तो हम फोर्सेस को इक्वल कर देते हैं, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है तो m1g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। अब दूसरा ब्लॉक कौन सा है? 20 kg का। उस पर कौन सी डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूं? y की लिखूं या x की लिखूं? भाई लिखने को तो y की इक्वेशन लिखी जा सकती है। 20 kg पे y डायरेक्शन में भी फोर्सेस हैं और लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं y डायरेक्शन की इक्वेशन n2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू 0। y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये ब्लॉक आगे आएगा तो आएगा, ऊपर तो नहीं उछल जाएगा एकदम से, ठीक है? तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख दी पर इसका कोई यूज नहीं है। लिखनी कौन सी चाहिए थी? x डायरेक्शन पे। 20 kg पे x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? आगे की तरफ t, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं। तो क्या इक्वेशन बनी? आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, पीछे कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 2 का कोई यूज नहीं है और इक्वेशन 3 1 और 3 को ऐड कर दो। 1 को
3 के साथ ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या होगा, m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। और तुम देखोगे कि m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a आ गया, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m1g अपॉन m1 प्लस m2। कुछ लोग पसंद नहीं करते कि सर आप वेरिएबल के टर्म में क्यों सॉल्व करते हो, वैल्यू डाल दो, अच्छे आंसर आएंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म्स में फेस करने हैं तुम्हें, तो वेरिएबल से डरना बंद करो, ठीक है। m1g की वैल्यू कितनी है 50 और m1 प्लस m2 कितना है 20 प्लस 5 यानी 25, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव करेंगी। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है मूविंग फोर्स, ये है जो पूरे सिस्टम को मूव करा रहा है, और ये कितना है 50 न्यूटन। और सिस्टम को पीछे रोकने वाला स्टॉपिंग फोर्स कोई है नहीं, अभी तो नहीं है, जब फ्रिक्शन आएगा तब की तब देखेंगे। तो मूविंग फोर्स है 50 न्यूटन, स्टॉपिंग फोर्स कुछ है नहीं, तो 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 20, 50 बाय 25 कितना है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर शॉर्टकट तब सीखना है जब बेसिक क्लियर हो जाए। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो तुम इक्वेशन लिखोगे ही नहीं, तुम डायरेक्टली आंसर निकालोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इक्वेशन लिखना सीखो, हमने भी सीखा था, तुम भी सीखो, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई। टेंशन की वैल्यू और चाहिए थी, तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं इक्वेशन 3 को यूज कर सकता हूं। इक्वेशन 3 को यूज करने से मेरे पास T इज इक्वल्स टू m2 कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, 40 न्यूटन। बच्चों टेंशन 50 न्यूटन के बराबर नहीं आई, कितनी आई 40 न्यूटन, यहां पर भी और यहां पर भी। आई बात समझ में। अब आपको टेंशन फोर्स पुली के साथ अप्लाई करना आता है। ध्यान से लिखो, अगला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, इसको भी हटा रहा हूं मैं। ओके एकदम तैयार हो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मूला। ज्यादातर लोग इसे फॉर्मूले के याद करते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप अभी के अभी इसको डिराइव करना सीख जाओ, ठीक है। डिराइव करना सीख लो, फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। जिस फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है वो वैल्यू तो कभी आप भूल ही नहीं सकते। एक m1 मास इधर टंगा है, दूसरा एक स्ट्रिंग से इधर टंगा है m1 m2, ओके, दोनों फोर्स टंगे हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करना है। इसके बाद ना हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स पे चले जाएंगे, एंगल पे स्ट्रिंग, कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह। तो सिंपल वाले केसेस में ये वाला केस बहुत क्लियर होना चाहिए। एक मास m1 है, दूसरा m2 है। क्वेश्चन में गिवन है m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। तो इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, कैलकुलेट एक्सेलरेशन of each block and tension in the string connecting them, ओके। दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है और उनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग के बीच टेंशन। तो पहली चीज, अगर पुली के बारे में कुछ नहीं दिया है तो पुली कैसे लेनी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो चिंता मत करना। अब अगर पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस है तो दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोप पूरे में सेम ही है। जो रोप ये है यही घूम के इधर गई, तो जितनी टेंशन यहां पर उतनी टेंशन यहां पर। अब आप बस ये डिसाइड करके बताओ कि अगर m2 हैवी है तो m2 किस तरफ मूव करेगा, ऊपर या नीचे। ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे सर नीचे मूव करेगा, इस पे नीचे m2g लग रहा है और वो डेफिनेटली टेंशन से बड़ा होगा, तो इस पे टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। दोनों तरफ फोर्स है, लेकिन m2 किधर जाएगा, नीचे, अगर वो हैवी है तो। ऐसे ही m1 पर दोनों तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ m1g। पर ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। आप बच्चों खुद से एकदम
आराम से पेशेंटली दोनों की इक्वेशन लिखो। m2 की इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन की? y डायरेक्शन की। क्या इक्वेशन बनेगी m2 m1 की? m1 पर ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है m1g और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा अगर ये ऊपर जा रहा है? टेंशन बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? तो तुम्हारा कॉमन सेंस बोलना चाहिए कि सर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन बड़ा होगा और mg छोटा होगा। उस ब्लॉक के लिए इक्वेशन आएगी T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और इस वाले ब्लॉक के लिए, हेवी ब्लॉक के लिए y डायरेक्शन की इक्वेशन में कौन सा फोर्स बड़ा होगा, m2g या टेंशन? तो सर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, m2g बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा, तो इक्वेशन आएगी m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। दो इक्वेशन, दो अननोन ऐड कर दो, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ऐड करते ही you will get m2g minus t plus t minus m1g is equals to m1a plus m2a। m2 minus m1 into g is equals to m1 plus m2 into a। और बच्चों ज्यादातर लोग इसको फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं, पर आई थिंक दो ही स्टेप का है, तो आप हमेशा सॉल्व कर सकते हो। एक्सेलरेशन आया m2 minus m1 अपॉन m2 plus m1 into g। This is the acceleration of the blocks। अगर मैं वैल्यूज दे देता, मान लो कुछ वैल्यूज दे देता, मान लो इसको मैं दे देता 5 kg और इसको मैं दे देता 15 kg, तो आप फटाफट आंसर एक्सेलरेशन लिख सकते हो। कितना? m2 minus m1 15 minus 5 अपॉन 15 plus 5 into g। आंसर आया 10 by 20 into g। आंसर आया g by 2। ओके, g by 2 एक्सेलरेशन होगा। बिना किसी मेहनत के आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला मत रखना, 2 लाइन का डेरिवेशन है, समझ लो, खुद से कैलकुलेट करो अभी के लिए। एक चीज और रह गई, क्या? टेंशन भी कैलकुलेट करना था। तो मैं इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देता हूं। तो अब ये मैं तुमको दे रहा हूं टारगेट, टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में किसको पुट करो? m1 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपने इधर से कैलकुलेट करी है वो यहां पुट करो। क्या पुट करनी है? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। बच्चों मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूं, मुझे याद हो गया है, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन I want you to get comfortable with this type of calculation। क्योंकि जो लोग, मतलब दो तरह के लोग हैं बेसिकली, जो सेलेक्ट होंगे और जो नहीं होंगे, और जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको इस तरह की कैलकुलेशन करना आता है, कि मैं लिख के दे सकता हूँ। भले ही आपको कोई कुछ भी बोले कि शॉर्टकट है, याद कर लो, रट लो, टाइम नहीं होता, लेकिन जिनको ये कैलकुलेशन करना आती है वही लोग सेलेक्ट होंगे। m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, आप एलसीएम लोगे, आप m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई करोगे, बनेगा m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, जो कि कट जाएगा, इंटू जी। और फाइनल आंसर मुझे ऑलरेडी याद था, ऑफ कोर्स, टेंशन की वैल्यू आई t इज इक्वल्स टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। क्योंकि जिन लोगों को डिराइव करना आता है वो फॉर्मूले को, शॉर्टकट को सही जगह अप्लाई करता है, इसलिए डेरिवेशन सीखना जरूरी है। ओके, तो यहां पर हमारे सारे जनरल इजी वाले केसेस टेंशन के हो जाते हैं, जहां पर टेंशन सीधी सीधी लग रही है। ओके, जब एंगल पर लगेगी तो जैसे नॉर्मल के लिए एंगल की अलग वीडियो बनाई थी, ऐसे ही टेंशन के लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो का सेकेंड पार्ट जो होगा कंस्ट्रेंट मोशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, और तब तक के लिए डीपीपी का लिंक डाल रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करो, अगर करने पड़े तो वीडियो को उसी पॉइंट पर रोक दो जहां पर क्वेश्चन लिखा है, और उसके बाद खुद से सॉल्व करो। तुम्हें सीखने के लिए नए क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास नोट्स का एक एक क्वेश्चन तुम वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो तो तुमको फिजिक्स आती है।
समझ रहे हो? क्योंकि 8 साल पढ़ाने के बाद आई एम चूजिंग टू टीच दिस बेसिक क्वेश्चन, बिकॉज जिनको ये बेसिक आता है वो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं सेलेक्ट हुआ था और मेरे इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग थे। तो वही चीज पर ध्यान दो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो।